हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं ना उसको करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी हम एमसीक्यू माध्यम से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस के अभी मैंने टॉप 75 क्वेश्चंस ऐड किए थे। आप लोगों की 3 क्लासेस जो है प्रैक्टिस की ऐड हो चुकी हैं और अभी जो है फॉरेन पॉलिसी के टोटल 100 क्वेश्चन है। आज की क्लास में देखते हैं कितना कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरी परिस्थितियों के बारे में, तो उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर आप अपने मन में सोचते रहिए, पॉज कर करके अपने आंसर्स अपने मन में लगाइए। तो पहला सवाल क्या है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कि व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए हम उनसे सबमिट करते हैं, रणनीतिक साझेदारी के लिए करते हैं, पर्यटन के लिए करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रशिया के साथ हमारा जो मेनली काम रहता है वो किस चीज के लिए रहता है, डिफेंस के लिए रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर अपना रशिया, यानी कि हम रशिया से बहुत सारी डिफेंस डील करते हैं। हमारी उनसे दोस्ती बनी रहे, एक दूसरे की जो दोस्ती है वो एक दूसरे को बेनिफिट दे सके, इसलिए हम उनसे सबमिट करते हैं। यानी रणनीतिक हमारी साझेदारी बनी रहे और डिफेंस की पार्टनरशिप यानी रक्षा सहयोग जो है वो मजबूत हो सके, इसलिए हम जो है इंडिया और रशिया जो है वो शिखर सम्मेलन करते हैं। अगला है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। अब आपको पता है जो चाइना है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है। क्या अपनाता है? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है, यानी विस्तृतवादी है, अपने आप को बढ़ाता रहता है। तो जिस समय चाइना आज़ाद होता है लगभग 1948 के आसपास, तो उस समय 1949 से ही उसकी नजरें रहती है तिब्बत के ऊपर और कहता है कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1950 में अटैक कर दिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1950। अगला सवाल है, BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या मतलब है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या था? ये सिल्क रूट जो पहले समय में होता था, यूरोप के माध्यम से होता हुआ पूरा व्यापारिक मार्ग जो है अब चाइना डेवलप कर रहा है फिर से, और जिसके अंदर जो है आप देखोगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो अलग अलग देशों के लिए आ रही है। तो इसका पूरा नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है कि तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच सीमा के सीमांकन के लिए 1995 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया था। आपको पता है जो मैकमोहन लाइन है वो अनाउंस की गई थी शिमला सम्मेलन में, जो 1914 में हुआ था। मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन जो है वो चाइना मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से थे और इधर से जो है वो शिमला के अंदर ये मीटिंग होती है 1914 में, जिसमें मैकमोहन लाइन को बताया गया था तिब्बत और पूर्वोत्तर को अलग करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के लिए। तो ये 1914 में हुआ था। यहाँ आपको कहीं पर भी 1914 नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में सूचित करने का समझौता कब हुआ था। तो दोनों ने कब बताया था एक दूसरे को कि हम भी अपने न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही। आपको पता है इंडिया ने सबसे पहले 1974 में पहला टेस्ट किया था और सेकंड टेस्ट 1998 में किया है। 1998 में ही पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया है। तो दोनों के बीच में, हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की है, दोनों के बीच में समझौता जो ये हुआ है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखेंगे और बेवजह एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 को हो गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया है 1991 में। पर उसने ये कहा है कि समझौता कब हुआ है, तो समझौता हुआ था 1988 में। तो आंसर क्या आएगा? 31 दिसंबर 1988। अगला सवाल कहता है, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो वो बीच में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। आपको पता है 1960 में सिंधु नदी की जो संधि है वो हुई थी और वर्ल्ड बैंक को बिचौलिया बनाया था, विश्व बैंक को बिचौलिया बनाया था, जिसके अंदर सिंधु, झेलम और चेनाब ये तो पाकिस्तान के पास हैं। और ये कहा था सिंधु नदी का जो 80% पानी है वो तो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी का यूज भारत भी कर सकता है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी। आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगला सवाल है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशन गंगा परियोजना पर विवाद हुआ है। आपको पता है किशन गंगा जो है एक रन ओवर प्रोजेक्ट है। रन ओवर प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे कि मोटर लगी होती है, ठीक है, नदी का पानी इसके ऊपर से जाता है, मोटर घूमती है, मोटर घूमने से टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। यानी ये पानी जो है रोका नहीं जाता बांध की तरह, ये रन ओवर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, पानी से बिजली बनाई जाती है। और ये किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो झेलम नदी पे है। किस पे? झेलम नदी पे है।
ठीक है, और ये पाकिस्तान और भारत के बीच में ही है, सिंधु नदी परियोजना के तहत। और ये कहा पाकिस्तान ने कि झेलम नदी जो है वो हमारे हिस्से में आती है और भारत इसका यूज नहीं कर सकता। भारत का ये कहना है हम पानी को रोक नहीं रहे, चलती नदी से जो बिजली बन रही है हम उसका यूज कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद चल रहा था। पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगा रहा है कि आप इस संधि को तोड़ रहे हो, तो दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है। अगला सवाल है, भारत ने 1971 में 20 साल की शांति की मित्रता संधि किस पे की थी? तो हमने की थी सोवियत संघ से। उस समय रशिया इसका सबसे बड़ा हिस्सा था सोवियत यूनियन का। 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाते हैं और सारी पावर सोवियत यूनियन की रशिया को मिल जाती है। तो ये 20 साल की संधि जो है वो सोवियत संघ के साथ हमने की थी। इंदिरा गांधी पाकिस्तान अमेरिका को भी ये जवाब देना चाहती थी कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम अकेले हो, हम जो है रूस के साथ भी अच्छा संबंध बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इंदिरा गांधी ने 20 साल के लिए रूस यानी सोवियत यूनियन के साथ ये शांति और मित्रता की संधि की थी। उसके बाद क्योंकि, और ये भी बात बता दूं मैं आपको क्योंकि भारत जो है वो नैम का सदस्य है, भारत गुटनिरपेक्षता का सदस्य है, और जिसके चलते हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में नहीं आ सकते, हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी कि किसी भी सैन्य ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। तो जो गुटनिरपेक्षता वाले हैं वो सैन्य ग्रुप का तो हिस्सा बन नहीं सकते थे। तो इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन से मित्रता की संधि कर लेती है कि हम सैन्य ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हम मित्रता की संधि तो कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको पता होगा ये बात कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है आप देखोगे, जितनी भी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ समारोह कर रहे हैं या हमारा स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, तो जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, उनके मेंबर्स को बुलाते हैं, बिम्स्टेक के मेंबर्स को बुलाते हैं, सार्क के मेंबर को बुलाते हैं। इससे क्या होगा, अपना पड़ोस अगर अच्छा है, अपने पड़ोस से संबंध अच्छे हैं, तो कोई भी कंट्री सेफ रहती है, कोई भी कंट्री शांति से तरक्की कर सकती है। तो नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है नरेंद्र मोदी जी की पहल है। उसके बाद कहता है सही मिलान करना है, इसका सही मिलान करना है, और नीचे विकल्प है, सही सही आपको जो दिख रहा है वो आप बताएंगे। सार्क की जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में है, बिल्कुल सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव ने नहीं चलाई, इन्होंने क्या चलाई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी, इन्होंने चलाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट मोदी जी ने चलाई है। पड़ोसी पहली नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट कंट्री नरेंद्र मोदी जी की है, ये भी सही है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोलालमपुर नहीं, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। कहाँ है? बीजिंग के अंदर। तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, ए और सी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी। अगला सवाल कहता है, BRI का पूरा नाम अभी अभी बताया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया था? भारत द्वारा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। अशरफ गनी उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे और मोदी जी ने ही इस पहल को किया था। अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण भारत ने करवाया है। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर कब हुए हैं? तो 1966 में। आपको पता है 1965 का जो युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, हमारे यहाँ से थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, और उधर से थे अयूब खान, पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। तो दोनों के बीच में ये ताशकंद समझौता हुआ है 1966, 10 जनवरी 1966 को। तो 1966 इसका आंसर आ जाएगा, 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद। अगला सवाल है, शीत युद्ध के बाद के युग में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए? अब आपको पता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ है? 1990। और 1990 के बाद देख लीजिए कौन से प्रधानमंत्री थे? PV नरसिम्हा राव। तो आंसर क्या आ जाएगा? PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मुद्दों की पहचान करें जिनमें भारत और चीन की आम सहमति है। मतलब कि भारत और चीन जिसमें सहमत हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वियतनाम में भारत द्वारा तेल उत्खनन, बिल्कुल चाइना अगेंस्ट खड़ा हो गया था। चाइना चाहता था वो वियतनाम के अंदर जाके तेल का उत्खनन करे, तो दोनों पे लड़ाई रहती है इस मुद्दे पे। हम्बन टोटा में जो चाइना जो है वो समर्थन कर रहा है, भारत नहीं चाहता कि चाइना वहां पे आए, क्योंकि इससे भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, मिलके दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। योगा के अंदर चाइना कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? केवल 3। आंसर क्या आएगा? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि क्या है? भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है 5 साल। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख मुद्दा क्या है? लड़ाई किस बात पे होती है? इंडस्ट्री, आतंकवाद, मिलके हम काम कर रहे हैं, लेकिन जल का विवाद है। आपको पता है फराखा बांध का, फराखा बैरज का जो है वो
विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच, जल विवाद जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड पॉलिसी किस प्रधानमंत्री का विदेश नीति दृष्टिकोण था? देखो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या था कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा। तो शुरुआत में जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी विदेश नीति को फॉरवर्ड पॉलिसी की तरह देखते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब चाइना हम पे अटैक करता है तो 1961 में ही, भारत 62 में अटैक किया चाइना ने, लेकिन उससे पहले से ही थोड़ी तल्खियां आ गई थी भारत और चीन के रिलेशंस के अंदर। तो 1961 में नेहरू जी ने चाइना से बात की थी कि हम दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस रखेंगे, और उसी को ही फॉरवर्ड पॉलिसी नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, डोकलाम संकट किसके बीच हुआ? ये तो अभी हाल ही में हुआ था। ट्राई जंक्शन पे ये एक मतलब चुंबी घाटी का विवाद हुआ था डोकलाम, कि चाइना बेवजह भारत की टेरिटरी में घुस रहा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारत और चीन। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की वकालत करके एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का सख्ती से पीछा किया। मतलब कि ये क्या है, ये किससे किससे रिलेटेड बात ये हो रही है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की वकालत, मतलब हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है। शांतिपूर्ण दुनिया, शांतिपूर्ण दुनिया कब बनेगी? जब कोई परमाणु हथियार नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, यानी हम गुट निरपेक्षता के पीछे पीछे चल रहे हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं, इसलिए ही तो शांति बरकरार करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉन अलाइन। अगला सवाल है, भारत द्वारा शुरू किया गया पहला परमाणु अभियान कौन सा था? 1974 में हमने किया था, पोखरन में। पोखरन कहाँ है भाई स्टूडेंट्स? पोखरन है राजस्थान के अंदर, आपको पता है, ठीक है, नियर जैसलमेर राजस्थान। पोखरन के अंदर ये पहला युद्ध हुआ, पहला परमाणु टेस्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इस मिशन का नाम हमने क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा कब हुआ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका नाम भी बताना। अगला सवाल है, भारत और चीन ने पंचशील समझौते पे कब हस्ताक्षर किए? ये किए इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को। दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे थे भारत और चीन के, और दोनों ने पंचशील समझौता कर लिया था, जिसके अंदर क्या कहा था कि एक दूसरे से अनाक्रमकता रखेंगे। अनाक्रमकता मतलब नॉन एग्रेशन रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहेंगे, मतलब शांतिपूर्ण रहेंगे, नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। आप हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, हम तुम्हारे मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हार्मनी को प्रमोट करेंगे, मैन टू मैन कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। इस तरीके से जो है 5 कस्में दोनों ने खाई थी, ठीक है। पंचशील समझौता जिसको कहते हैं, 29 अप्रैल 1954 को ये हस्ताक्षर हुए हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने कब हस्तक्षेप किया? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाना था, क्योंकि आज का बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाया गया, और इससे आज़ाद करवाने के लिए भारत ने ये युद्ध लड़ा था दिसंबर 1971 के अंदर। अगला सवाल है, किसी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम होती है, ये टिप्पणी किसने कही थी? तो ये सीधा सीधा सवाल है, ये टिप्पणी नेहरू जी की है, ठीक है। वो कहते थे फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी है तो कोई देश का भविष्य अच्छा है। अगला सवाल है, बाडुंग सम्मेलन किस समय होता? बाडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडोनेशिया के अंदर जितने भी एशियन देश हैं और जितने भी अफ्रीकन देश हैं, मतलब ये वो देश हैं जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहे थे, जो मैं कहूँगी विकासशील भी मैं इनको उस समय नहीं कह सकती थी। तो ये 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ था कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको कह रहे थे, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से गुट निरपेक्षता आएगा। तो 1955 में ये मीटिंग हुई है इंडोनेशिया बाडुंग के अंदर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभरा? दिसंबर 1971 में। अगला सवाल, चीन ने भारत पर अचानक हमला कब किया? चीन ने भारत पे 1962 में अटैक किया, ये तो सबको पता है, पर महीना कौन सा था? महीना था अक्टूबर। अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पे अटैक किया। नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और यूं कह दें, पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थे? पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थे? पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वाजपेयी जी, ठीक है। वाजपेयी जी, जिस समय मोरारजी देसाई देश में प्रधानमंत्री थे 1979 में, उस समय वाजपेयी जी पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जो चीन की यात्रा कर रहे थे। लेकिन उसने पूछा पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल पीस। मैंने याद भी कैसे करवाया था, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि भाई घर में शांति बनी रहे। तो अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बातें करता है। नैम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ है, और ये बेलग्रेड कहाँ? यूगोस्लाविया। कहाँ पे है? यूगोस्लाविया के अंदर 1961 में, जिसमें 25 देश हिस्सा लेते हैं। तो नैम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। नैम का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर
ये देखो अब सवाल उल्टा पूछ लिया कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन से अनुच्छेद में है डीपीएसपी के? तो अभी बताया मैंने आर्टिकल 51। 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ नेहरू जी के बीच में, और उधर चाइना की तरफ थे प्रीमियर झोउ एनलाई। ठीक है, ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय 1954 में, अपने यहाँ से नेहरू जी थे। तो ये कौन सा समझौता कर रहे थे? पंचशील समझौता। अभी पीछे उल्टा सवाल पूछा था। उस आध्यात्मिक नेता का नाम बताएं जो भारत की सीमा पार भारत की शरण में आए थे। याद करो, इसी वजह से भारत और चीन के बीच में लड़ाई भी हुई थी। ये थे दलाई लामा। ठीक है, जो बहुत बड़ा विवाद हुआ था। भारत में तिब्बतियों की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती। तिब्बत लोग भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ रिफ्यूजी बन के आते हैं? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दलाई लामा भी यहीं आए थे। पंचशील समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए? अब याद करो, ये सवाल तीसरी बार अलग तरीके से पूछा जा रहा है। नेहरू जी थे और उधर एनलाई थे। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था नेहरू जी और एनलाई। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच दो विवादित क्षेत्रों के नाम बताइए। कहाँ कहाँ भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है? एक तो अक्साई चीन पे, ये अक्साई चीन की लोकेशन आपको कहीं यहाँ दिखेगी। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है अपना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये वाला जो एरिया है, नेफा जिसको कहते हैं, अक्साई चीन और नेफा भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत की हार होती है। 1979 में चीन का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री कौन थे? चीन का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अभी अभी मैंने आपको बताया था। उस समय प्रधानमंत्री देश के थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की। अगला सवाल, 1963 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? अब देखो 1963 के आसपास क्या बड़ी घटना घट रही है। बड़ी घटना घट रही है जी 1962 में भारत और चीन का युद्ध। इसी के कारण कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, भारत हार गया है, सरकार अच्छी नहीं है, सरकार के प्रति अविश्वास पत्र आ गया था। तो आंसर आ जाएगा इंडो चाइना वॉर। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? सिंधु जल संधि, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 1960 में। ताशकंद समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए? नेहरू जी थे और अयूब खान थे। मैंने अभी पीछे बताया था 1966 की बात। अगस्त 1971 में भारत ने 20 साल की शांति संधि किसके साथ की? सोवियत संघ के साथ। शिमला समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए? शिमला समझौता कब हो रहा है? 1971 में। एक तो 1914 में हुआ था मैकमोहन वाला, लेकिन 1971 में भी शांति समझौता शिमला का हुआ है, जब जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। ठीक है, तो इधर तो कौन थी? इंदिरा गांधी। इधर थी इंदिरा गांधी और उस तरफ थी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन 5 परमाणु हथियार संपन्न राज्यों में नहीं है? नहीं है कौन? 5 P5 कंट्रीज जो हैं उससे अलावा कह रहा है। चीन, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, यूएस, ये 5 हैं, लेकिन बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, बांग्लादेश। अगला सवाल, शिमला समझौते पे कब हस्ताक्षर हुए? तो ये हुए हैं 3 जुलाई 1972 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में ये टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, कल की क्लास में फिर से हम 50 क्वेश्चन करेंगे और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से आपकी रिवाइज हो जाएगी। आई थिंक ये 50 नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ये 50th नहीं है। अभी अपने कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे 50 को कंप्लीट करने के लिए। तो भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन क्यों नहीं किए थे मैं आपको बता दूं, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी देखो 1967 में आ रही है अपने पास, और इसके अंदर 5 देश के नाम थे। कौन से 5 देश? अभी पीछे मैंने आपको बताया, रूस, फ्रांस, ठीक है, यूके यानी ब्रिटेन, रशिया, यूएसए और चाइना। इन देशों को छोड़ के, ठीक है, चाइना नहीं, फ्रांस, रूस, फ्रांस, देखो रूस, फ्रांस, चीन और यूके और यूएसए, 5 देश। इन 5 देश को छोड़ के छठा कोई देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, और ये 5 देश किसी और को सिखाएंगे भी नहीं कि किस तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनते हैं। जब भारत के सामने कागज रखा तो भारत ने मना कर दिया, ये कह के ये भेदभावपूर्ण है। ठीक है, आप भेदभाव कर रहे हो, किन्हीं देशों को तो ताकत दे रहे हो और किन्हीं को नहीं दे रहे। तो भारत ने इसलिए इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। निम्नलिखित में से किस देश को नैम के पर्यवेक्षक का यानी ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि मीटिंग में तो हिस्सा ले रहे हो लेकिन वोटिंग नहीं कर रहे। तो ये कौन सा देश है? ये चाइना है। चाइना नैम के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस लिए हुए है। निम्नलिखित में से कौन सा आज भारत के परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने मनाई है, मुट्ठी नहीं है ये, फिस्ट नहीं है, फर्स्ट है।
मतलब पहल नहीं करेंगे, ठीक है। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक मतलब कि मिनिमम डेटरेंट, हम क्या डर नहीं करेंगे, मतलब कि डराएंगे नहीं दूसरे को, ठीक है। सिविलियन कंट्रोल, हम नागरिक नियंत्रण रखेंगे, बेवजह कुछ ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। फर्स्ट यूज, हम कभी भी पहल नहीं करेंगे, हमने ऐसा कहा था हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, फर्स्ट यूज, तो यही हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला सवाल है, भारत पाक युद्ध 1965 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सशस्त्र हमले शुरू किए, भारतीय सेना लाहौर के करीब पहुंची, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत सैनिकों को पंजाब सीमा पर जवाबी हमला करने का आदेश देते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही बातें बिल्कुल सही है इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित शांति और मैत्री संधि की अवधि क्या थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आप बताएंगे, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और 50 क्वेश्चन जो है वो आज के मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मिलेंगे कल की क्लास में बाकी 50 क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से पूरी कर लेंगे, फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल की अप्रोचेज, उपागम क्या है, भारत पाकिस्तान के संबंध, चीन के साथ संबंध, जो भी अपने टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, नैम के, सार्क के, यूएनओ के, उनके सवाल भी इसी तरीके से करेंगे जितने भी अपने से पॉसिबल होंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। अभी एस्टेट पोस्टपोन हो गया तो काफ़ी समय अपने को मिल गया है, जी लगा के तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।